हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम सिंह। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा जो आयोजित होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे कि क्लास 9 में जो एआई सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ओवरऑल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। सीबीएसई ने जो अपने वेबसाइट पर इसका जो पैटर्न अपलोड किया है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 9 सन 2022 और 23 के सेशन का है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं ये ओवरऑल 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें से 50 मार्क्स के आपके थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस थ्योरी में, इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला है पार्ट ए जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दूसरा है पार्ट बी जो है आपका सब्जेक्ट से संबंधित स्किल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से संबंधित है। इसके टोटल 5 यूनिट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, तीसरा आईसीटी स्किल्स, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और पांचवा है आखिरी आपका ग्रीन स्किल्स। इनमें से भी इम्पोर्टेंट जो है वो है, आपको ध्यान रखना है कि सब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इनके सामने मार्क्स यहाँ पर अलॉटेड है कि सेकेंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से टोटल 3 मार्क्स के, आईसीटी से संबंधित 3 मार्क्स, एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल इनकी जो मार्क्स संख्या है वो है टोटल 10 मार्क्स की। अब हम बात करते हैं पार्ट बी जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्किल्स हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पार्ट बी से संबंधित जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो कौन कौन से यूनिट से आएंगे वो हम बात कर लेते हैं। इनमें से इसके 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट है आपका इंट्रो टू एआई, दूसरा है प्रोजेक्ट साइकिल, तीसरा है आपका न्यूरल नेटवर्क और चौथा है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इनमें से जो इंट्रो टू एआई, इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 मार्क्स के आएंगे, प्रोजेक्ट साइकिल से क्वेश्चन 15 मार्क्स के, न्यूरल नेटवर्क से संबंधित 5 मार्क्स के और पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। ओवरऑल इसमें से जो मार्क्स आएंगे वो है 40 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। यदि पार्ट ए पार्ट बी दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो पार्ट बी से हमारे 40 मार्क्स के हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं, और पार्ट ए से हमारे 10 मार्क्स के हैं और ओवरऑल हमारे ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिस सेशन की ओर, जहां पर मैंने पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैंने कलेक्ट किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चन को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, सेल्फ मैनेजमेंट आल्सो नोन एज डैश is the ability to effectively controls one's emotion, behavior and thoughts। यहाँ पर पूछा गया है सेल्फ मैनेजमेंट यानी स्व प्रबंधन इनमें से किस रूप में जाना जाता है जिसमें किसी की भावनाओं को, इमोशन को, बिहेवियर को और उसके विचारों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने की क्षमता होती है। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि किसी के इमोशन, बिहेव या विचारों को प्रभावशील तरीके से नियंत्रण करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर एक बात आई है कंट्रोल। तो इस कंट्रोल वर्ड के द्वारा हम समझ सकते हैं इसका सही आंसर होगा सेल्फ कंट्रोल। द राइट आंसर इज सेल्फ कंट्रोल। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है सेल्फ मैनेजमेंट इज आल्सो यूजफुल इन। सेल्फ मैनेजमेंट यानी स्व प्रबंधन इनमें से किन चीज़ों में उपयोगी होती है? पहला है रीचिंग योर गोल्स,
यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना। दूसरा है ओवरकमिंग बैड हैबिट्स, यानी अपनी बुरी आदतों पर काबू करना। तीसरा है क्रिएटिंग पॉजिटिव हैबिट्स, या सकारात्मक आदतें बनाना, या ऑल ऑफ द अबव, या ऊपर के जितने हैं ऑप्शन सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, तीनों ही ऑप्शन हमारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये तीनों ही आंसर हमारे सही हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि स्व प्रबंधन के रूप में भी, यानी सेल्फ मैनेजमेंट के रूप में भी इसको रेफर किया जाता है। इन विच टर्म इज आल्सो रेफर टू ए सेल्फ मैनेजमेंट। पहला है आपका इमोशन, बिहेवियर एंड थॉट, यानी आपकी भावनाएं, बिहेवियर, व्यवहार और विचार। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, मतलब आत्मनियमन। तीसरा है आपका सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्म संयम, या ऊपर के सभी। तो ये जो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट के रूप में ये सभी चीज़ों को हम रेफर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारा डी ऑप्शन हमारा इज अ राइट ऑप्शन। सेल्फ मैनेजमेंट के रूप में हम इन तीनों शब्दों को हम संदर्भित कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल्स लाइक। मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आप अपने आप को, अपने आप स्वयं को वेरियस स्किल्स में सुधार कर सकते हैं। वो स्किल्स कौन कौन सकते हैं? क्या वो डिसिप्लिन है, क्या टाइम लाइननेस है, या गोल सेटिंग है। तो हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट के स्किल्स आते हैं तो वो उसके अंदर डिसिप्लिन भी आती है, टाइमलेसनेस भी आती है और गोल सेटिंग की भी क्षमता आती है। यानी कि इसका मतलब ये है ये ऊपर के चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न कहता है कि व्हेन यू आर अंडर डैश फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेंटल ट्रबल्स एज वेल। मीन्स जब आप लंबे समय तक किसके अधीन होते हैं तो ये स्वास्थ्य समस्याओं और मेंटल ट्रबल्स को भी ये कारण बन सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें आप लंबे समय तक अगर इसके अधीन रहते हैं तो ये आपके हेल्थ प्रॉब्लम को इफेक्ट कर सकता है और साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम को भी कारण बन सकता है। तो क्या वो स्ट्रेस है, डिसिप्लिन है, टाइमलेस है, गोल सेटिंग है? अभी हम ऊपर पढ़ा कि तीनों ऑप्शन जो है हमारे ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के में महत्वपूर्ण कारक होते हैं अपने वेरियस स्किल को डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा कारक होता है जो आपके मेंटल ट्रबल्स और हेल्थ प्रॉब्लम को भी क्या कर सकता है, कारण बन सकता है। तो इसका राइट आंसर स्ट्रेस, यानी तनाव। जो तनाव होता है वो अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय तक रहते हैं तो वो उसके हेल्थ प्रॉब्लम और उसके मेंटल मानसिक परेशानियों का भी कारण बन सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है कि आवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सेज टू परसीव डिमांड्स आर थ्रेट्स आर रेफर्स टू एज। मतलब जब हम किसी मांग या खतरों के प्रति हमारी भावनात्मक, यानी कि इमोशनल, मेंटल, मानसिक या फिजिकल, शारीरिक और सामाजिक प्रतिक्रियाओं को के रूप में जब हम कोई मांग या खतरों के प्रति जो हम बोलते हैं वो किस रूप में, ये किस शब्द रूप में उसे संदर्भित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो है ए, स्ट्रेस, तनाव। क्योंकि ये बाकी जो ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन या हार्ट अटैक, ये हमारे फिजिकल हेल्थ को इशू को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल सोशल रिस्पॉन्सेस, ये हमारी कथित मांगों या खतरों प्रति हमारी जो भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक प्रतिक्रियाओं को हम स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे मेंटल, फिजिकल और सोशल और इमोशनल को भी प्रभावित करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स आर थ्रेट्स। दिस डिमांड आर थ्रेट्स आर कॉल्ड। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये ऊपर के जो पिछला क्वेश्चन था उससे मिलते जुलता क्वेश्चन है कि तनाव को किसी कथित मांग या खतरे के प्रति हमारी मानसिक
हमारी मानसिक या हमारे भावनात्मक या हमारी शारीरिक और हमारे सोशल प्रतिक्रिया रूप में प्रभावित किया जा सकता है। और ये डिमांड या थ्रेट्स क्या कहलाते हैं? दिस डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। ये हमारे स्ट्रेस कहलाते हैं या हमारा स्ट्रेसर ये कहलाते हैं। अभी तो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। अगर हम दो ऑप्शन में से हम चूज करें तो हमारा सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेसर कहलाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द रीजन फॉर स्ट्रेस, यानी तनाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो हम सब जानते हैं तनाव का कोई एक कारण तो होता नहीं है, तनाव के कई सारे कारण हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर स्ट्रेस। सो हम एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज यू आर टू क्लोज टू एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड, मतलब आप परीक्षा के बहुत करीब हैं लेकिन खुद को तैयार महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है यू आर स्ट्रेस्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, आप नींद न पूरी होने के कारण तनावग्रस्त हैं। तीसरा है यू आर एक्सपीरियंसिंग ए लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, यदि आप अपने परिवार में किसी करीबी को खोने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, तो ये सभी कारण जो है आपके स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है खालिस्तान, मैनेजमेंट हेल्थ बैलेंस बिटवीन लाइफ वर्क एंड रिलेशनशिप रिलेशन एंड फंड्स। इनमें से कौन सा ऐसा प्रबंधन है जो कि हमारे लाइफ यानी अपने जीवन, अपने काम, अपने रिलेशनशिप और अपने रिलैक्सेशन यानी कि आराम और फन के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। तो हम सब जानते हैं यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो आंसर है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट बी नंबर है ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा हम अपने जीवन के बाकी सभी अन्य पहलुओं को हम बैलेंस बना सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि हाउ कैन वी मैनेज स्ट्रेस, हम तनाव को, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो तनाव को मैनेज करने के देयर इज सो मेनी वेज, बहुत सारे रास्ते हैं। पहला है आपका बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस, ध्यान रखें कि आप तनावग्रस्त हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। दूसरा आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस, आप उनको पहचानें कि आपको तनाव क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। तीसरा है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स, आप तनाव को मैनेज करने संबंधी विधियों को आप क्या करें, लागू करें। तो ये सभी हमारे कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है व्हाट आर द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि तनाव प्रबंधन तकनीक क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीक क्या है। तो पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करना। दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज करना या फ्रेश एयर लेना, या हेल्थी डाइट यानी स्वस्थ आहार लेना, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप जाहिर सी बात है स्ट्रेस को मैनेज करने के ये सभी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक के ये सब तकनीक हो सकते हैं, स्ट्रेस मैनेज को करने के लिए ये सभी तकनीक हो सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, ये कह रहा है इफ यू कैन बिकम अ काम रिलैक्स पर्सन यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली विच मीन्स, मतलब यह है यदि आप एक शांत और निश्चित व्यक्ति बन सकते हैं तो आप में स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यू आर सेल्फ अवेयर, कि आप स्वयं जागरूक हैं। दूसरा है ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि यू आर सेल्फ मॉनिटर, आप स्वयं सेल्फ मॉनिटर हैं। तीसरा है यू आर सेल्फ करेक्टिंग, आप स्वयं सुधार कर रहे हैं। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यह है, यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि आप शांत और निश्चित व्यक्ति बन सकते हैं और तो आप में स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता होगी। तो
ये तीनों ऊपर की जो क्वालिटीज है, ये जब आपके अंदर होंगे तब ये काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है जो कह रहा है 13 नंबर प्रश्न है जो कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्किल्स आर देयर इन इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कितने प्रकार के स्किल्स होते हैं। पहला है इमोशनल अवेयरनेस, यानी कि आपका इमोशनल अवेयरनेस होते हैं, भावनात्मक जागरूकता होती है। या हार्नेसिंग इमोशन भावनाओं का दोहन होता है। मैनेजिंग इमोशन ये भावनाओं का प्रबंधन होता है। तो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के ये सभी टाइप्स में आ जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं यहाँ पर। और 14 कह रहा है व्हाट आर द स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी बहुत भावनात्मक बुद्धिमत्ता को, इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या कदम होते हैं। तो पहला है अंडरस्टैंड योर इमोशन, अपनी भावनाओं को समझना। दूसरा है आपका रेशनलाइज यानी कि आपको युक्ति संगत करना। तीसरा है प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। ये सभी तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मैनेज करने के लिए हम ये सभी स्टेप्स हम यूज करेंगे, यानी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि एनालाइजिंग योर खालिस्तान डैश एंड खालिस्तान हेल्प यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। इनमें से किस टर्म के द्वारा, ये किसके द्वारा आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने में इनमें से कौन सा है जो आपकी मदद करते हैं। तो पहला है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस के बारे में पता होनी चाहिए, यानी कि इसका पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज अ करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। आप अपनी ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आप अपनी ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को समझना अच्छी तरह जरूरी है। किस तरह कह रहा है कि अपनी ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। पहला है ऑप्शन थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट ऑल। किसी भी ऐसी चीज के बारे में सोचे जिसमें आप हमेशा सफल होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा है थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू। इस बारे में सोचे कि दूसरे आपके बारे में क्या पसंद करते हैं, थिंक अबाउट। तीसरा है आपका टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। समय को निकालें और सोचें कि आप क्या अच्छा काम करते हो। तो यदि आप अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ऊपर के दिए गए तीनों विकल्प को हम चूज करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। आप अपनी कमजोरियों को, अपने वीकनेस को कैसे पहचान सकते हैं। पहला है पॉइंट आउट द एरियाज, उन क्षेत्रों को पॉइंट आउट करें वेयर यू स्ट्रगल, जहां पे आप संघर्ष करते हैं, एंड द थिंग्स, और उन चीजों को फाइंड द डिफिकल्ट टू डू, जो आपको करने में कठिन लगता है। दूसरा लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या फीडबैक देते हैं, उसके बारे में देखें। तीसरा बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस, फीडबैक के लिए आप तैयार रहें और अपनी वीकनेस को, कमजोरी को बिना किसी कमी को महसूस किए आप उसको एक्सेप्ट करें। यानी ये तीनों ही कारण हैं, तीनों ही वाक्य सही हैं
जिसके कारण आप अपनी वीकनेस को यानी कमजोरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हमारा डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स यानी कि ताकत की पहचान करना। हम कैसे अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला ऑप्शन है टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। आप जो आप काम अच्छा करते हैं उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय निकालें, तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो आप हमेशा अच्छा करते हो। तीसरा, थिंक अबाउट व्हाट अदर अप्रिशिएट अबाउट यू। उस बारे में सोचें जो दूसरे आपके बारे में सराहना करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है ये पॉजिटिव चीज़ें को बता रही हैं, और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचना पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसके द्वारा हम अपने स्ट्रेंथ्स को यानी अपने ताकत को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई वीकनेस यानी अपनी हम कमजोरी को कैसे पहचानें। तो पहला है उन एरियाज को पॉइंट आउट करें जहां पे आप स्ट्रगल करते हो, या जहां पर आप स्ट्रगल करते हो और आपको क्या करना मुश्किल लगता है, उन सेक्टर को आप फाइंड आउट करें। दूसरा, लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर्स। दूसरों से मिलने वाले फीडबैक को देखें। तीसरा, बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। और दूसरे के फीडबैक के लिए आप अपने प्रतिक्रिया को फीडबैक को लिए खुले रहे, अपने दिमाग को मेंटली ओपन करके रखें और अपनी वीकनेस यानी कमजोरी को भी स्वीकार करें। तो ये इस प्रकार से आप अपनी वीकनेस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि इफ यू aware of your own values, likes, dislikes, strengths and shortcomings as an individual, it denotes the fact that you are। मतलब यदि आप एक व्यक्ति के रूप में अपने वैल्यू, अपने मूल्यों, पसंद नापसंद, ताकत और कमियों से अवगत हैं, तो ये किस बात को डिनोट कर रहा है, ये तथ्य किस बात को डिनोट कर रहा है। क्या ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट को डिनोट कर रहा है, क्या ये आपके सेल्फ कंट्रोल को डिनोट कर रहा है, सेल्फ मोटिवेट को डिनोट कर रहा है, या सेल्फ अवेयर को डिनोट कर रहा है। यहाँ बात समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ़ यू अवेयर ऑफ योर ऑन वैल्यू, यदि आप अपने वैल्यू, अपने मूल्यों, अपने लाइक डिसलाइक स्ट्रेंथ के प्रति आप अवेयर हो या सब द्वारा अवेयर हो, इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके सेल्फ अवेयरनेस को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन खालिस्तान is acquired a natural ability that allow them to execute a specific job or task with a high level of proficiency। मतलब एक व्यक्ति के अंदर इसमें कौन सी ऐसी क्षमता होती है जो एक एक्वायर्ड यानी कि ग्रहण की हुई या प्राकृत या नेचुरल एबिलिटी होती है, जो उन्हें क्या कर रही है, जो उन्हें किसी स्पेसिफिक जॉब या टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए विथ हायर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी के साथ में, हायर लेवल यानी कि हायर लेवल के प्रवीणता के साथ में, प्रोफिशिएंसी के साथ में काम करने की अनुमति देती होती है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगी उसकी एबिलिटी। जब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, चाहे एबिलिटी एक्वायर हो यानी ग्रहण की हो, रिसीव की हो, या वो नेचुरल हो, तो जब वो किसी टास्क को या किसी जॉब को, स्पेसिफिक जॉब को अपने हाई लेवल प्रोफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूट करती है, तो ये उस व्यक्ति की एबिलिटी कहलाती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि इनमें से ऑफन नॉन एज ए एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट रेफर्स टू द थिंग्स वी डोंट डू वेल आर नॉट वेरी गुड एट। तो इनमें से कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा
क्षेत्र है जिसमें हम अक्सर सुधार के क्षेत्र में रूप में जाना जाता है कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, सुधार के क्षेत्र जाना जाता है। और ये उन चीज़ों को डिनोट करता है जो हम अच्छा नहीं करते या बहुत अच्छे नहीं हैं, जिन क्षेत्रों में हम बहुत अच्छे नहीं, वी आर नॉट वेरी गुड या वी डोंट डू वेल, हम बहुत अच्छा नहीं करते या बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे किस क्षेत्र में, ऐसा कौन क्षेत्र है जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है? तो हम जाहिर सी बात है वो क्षेत्र हमारी वीकनेस कहलाएगी। हम अपनी वीकनेस पर काम करेंगे और जहाँ पे हम अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे हम कमज़ोर हैं, तो उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीकनेस। वीकनेस ही वो एरिया होता है जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से विच हेल्प टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इनमें से ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे लक्ष्यों को, हमारे गोल्स की हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें खुश महसूस कराने के लिए, फील हैप्पी, खुश महसूस करने, और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की गुणवत्ता सुधार करने के लिए मदद करता है। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है? पहला है आपका सेल्फ कंट्रोल, दूसरा आपका सेल्फ मोटिवेशन, तीसरा सेल्फ अवेयरनेस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ मोटिवेशन जो होगा ये हमारे गोल को अचीव करने में और हमें खुश महसूस करने में और हमें जीवन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। सेल्फ मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के जो हमारे मोटिवेशन होते हैं, जिसको हिंदी में अभिप्रेरणा बोलते हैं, मोटिवेशन के विभिन्न प्रकार क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो मोटिवेशन हमारे जो होते हैं वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। मोटिवेशनल इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या गुण होते हैं? तो पहला होता है नो, वो जानते हैं कि व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, जीवन से क्या चाहते हैं। दूसरा दे आर फोकस, वो फोकस केंद्रित होते हैं, मैंने उनका ध्यान नहीं भटकता है। तीसरा है नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो जानते हैं कि क्या चीज़ जरूरी है। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं उनके अंदर ये तीनों चीज़ें ही पाई जाती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक मोटिवेशनल लोग जो होंगे वो अपने जीवन के प्रति क्या है वो जानते हैं, वो फोकस होते हैं और वो ये भी जानते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर्स चीयरिंग यू। यानी कि दूसरों के उत्साह के बिना आप अपना काम या पढ़ाई कैसे पूरी करते हैं। यानी दूसरे आपको कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट ना करें, दूसरे से मोटिवेट हुए बिना आप अपने वर्क को या अपने कार्यों को कैसे कंप्लीट करते हैं। क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा करते हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा करते हैं, या सेल्फ स्टीम के द्वारा करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आप बगैर किसी को चीयर किए, बगैर दूसरे के चीयर हुए, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित हुए आप अपने काम को, अपने स्टडीज को कर सकते हैं, क्योंकि ये कहलाता है आपका इनर मोटिवेशन, जो आपका आंतरिक मोटिवेशन। द राइट आंसर इज सेल्फ मोटिवेशन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दैट। तो रवि जो है साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड, यानी सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कड़ी मेहनत करता है। रवि वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करता है। तो रवि ने जो मेहनत की ये किस प्रकार का मोटिवेशन है? तो हम सब जानते हैं मोटिवेशन दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। तो रवि ने जो ये मोटिवेशन रवि ने ये काम किया, तो ये जो होता है बोथ होंगे, मतलब
रवि के अंदर ये दोनों ही मोटिवेशन फैक्ट काम किए हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यहाँ पर कि खालिस्तान इन ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। अपने लक्ष्यों को खोजने और लिस्ट करने और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए जो तरीके की योजना बनाते हैं उस तो वो क्या कहलाता है, वो कौन सा प्रोसेस कहलाती है, जिसमें आप अपने लक्ष्यों को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, खोजते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं, लिस्ट कर सूचीबद्ध करते हैं। इसके बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अचीव देम, उसको प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो ये कहलाता है आपका, पहला है ऑप्शन आपका गोल सेटिंग, दूसरा है आपका ऑप्शन इंटरनल सेटिंग, तीसरा है आपका एक्सटर्नल सेटिंग या नन ऑफ द अबव। तो ये जो ऑप्शन होता है इसमें सही ऑप्शन होगा गोल सेटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो गोल सबसे पहले आप सेट करते हैं, तब जा करके आप अपने उस गोल को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग तैयार करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल सेटिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स इन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आप लक्ष्य को यानी गोल्स को सेट करने का क्या स्मार्ट तरीका क्या है। तो लक्ष्य को सेट करने का स्मार्ट तरीका क्या है, तो इनमें से पहला है आपका स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, दूसरा होगा अचीवेबल एंड रियलिस्टिक, तीसरा टाइम बाउंड, ये ऊपर के सभी। तो अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट के अंतर्गत गोल को सेट करना है तो ये तीनों ही कला आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर टाइम बाउंड भी होना चाहिए, आपके अंदर अचीवेबल यानी प्राप्त करने की योग्यता, रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी भी होना चाहिए, वास्तविक से होना चाहिए, स्पेसिफिक विशिष्ट और मेजरेबल भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खालिस्तान इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल, योजनाओं को बनाने और नियंत्रित करने की क्षमता है कि हाउ यू स्पेंड द आवर ऑफ योर डे, कि आप अपने दैनिक जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू, और वो सब करते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो वह क्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग एंड अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा टाइम मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है यहाँ पर कि आपको प्लानिंग करनी है, कि आप योजनाओं को बनाने और नियंत्रित करने की क्षमता है कि आप कैसे खर्च करते हैं अपने दिन को। तो अपने दिन के घंटे को अच्छी तरह से कैसे आप स्पेंड करते हैं, इसके लिए आप क्या करना, आपको टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31वां क्वेश्चन, और ये 31वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। तो पहला उदाहरण कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अपने काम को समय पर पूरा करें। दूसरा मेक अ डेली टाइम टेबल, और एक हमको डेली टाइम टेबल बनाना है। तीसरा सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, अपने होमवर्क अपने असाइनमेंट को टाइम पर कंप्लीट करें, सबमिट करें, या ऑल ऑफ द अबव। तो टाइम मैनेजमेंट का जो एग्जाम्पल है ये सभी एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट के हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 31 क्वेश्चन हमने टाइम मैनेजमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पहला है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बार पर मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसका PDF फाइल विथ आंसर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।